नमस्ते दोस्तों, न्यू सक्षम कोचिंग का हमारा एनवीएस चैनल है। इसके ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने इसके अंदर एनवीएस एकेडमी के अंदर मौर्य वंश के अंदर हमने यहाँ पर 7 वीडियो बना चुके हैं, यानी मौर्य वंश हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया था दोस्तों। अब हमारा इसके बाद में मौर्य वंश के बाद में आज हम प्रारंभ करेंगे गुप्त का, गुप्त वंश या गुप्त का। इसका शासनकाल माना गया है 275 से लेकर 550 ईस्वी। 275 से लेकर 550 ईस्वी। तो इस गुप्त काल के अंदर या गुप्त वंश के अंदर हम देखते हैं कि गुप्त वंश को एक तो स्थापत्य कला का प्रथम संकाल, स्थापत्य कला का प्रथम संकाल माना गया। स्वर्णकाल माना गया। स्थापत्य कला का संकाल किसे माना गया है? गुप्त काल को माना गया है। अगर किसने आता है कि स्थापत्य कला का दूसरा संकाल ये माना गया है मुगल काल। मुगल काल को माना गया। स्थापत्य कला का प्रथम संकाल किसको मानते हैं? गुप्त वंश को मानते हैं। अगर स्थापत्य कला का दूसरा संकाल की बात होगी तो दूसरा संकाल माना गया हमारे किस काल को? मुगल काल को माना गया है। अगर किसी ने बताया कि स्थापत्य कला का संकाल किस शासक के शासनकाल को माना गया। अगर शासक का नाम पूछेगा यहाँ पर, एक वंश का नाम नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, एक किसका नाम पूछ रहे हैं? एक शासक का नाम पूछ रहे हैं। तो स्थापत्य कला का समकाल अगर शासक का नाम पूछेगा तो हमारा आएगा साल। कौन आएगा यहाँ पर? साल आएगा। अगर राजस्थान की बात करें कि राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला का समकाल के अंदर शासक का नाम पूछेगा तो कौन आएगा? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को मानेंगे। तो हमें यहाँ पर देखो 4 प्रश्न बनते हैं कि स्थापत्य कला का समकाल किसको माना गया है? गुप्त काल को माना गया है। स्थापत्य कला का दूसरा समकाल किसको माना गया है? गुप्त काल को यहाँ पर मुगल काल को यहाँ पर माना गया है। अगर शासक का नाम पूछ लिया जाए कि किस शासक के शासन काल को समकाल माना गया है तो शासक कौन आएगा यहाँ पर? शाहजहां के शासन काल को यहाँ पर समकाल माना गया है। अगर राजस्थान के अंदर बात करें कि राजस्थान के अंदर की शासक के शासन काल को समकाल माना गया है स्थापत्य कला का, तो उत्तर हमारा कौन आएगा? महाराणा कुंभा के शासन काल को स्थापत्य कला का समकाल माना गया। क्यों मानते हैं यहाँ पर समकाल? क्योंकि पहले हम मुगल काल की बात करें, क्योंकि समकाल माना गया है कि इसके अंदर सर्वाधिक साहित्य कला का विकास होता है। स्थापत्य कला का विकास, जैसे दुर्गों का निर्माण किया जाता है, किसी महल का निर्माण किया जाता है, साहित्य का, विज्ञान का, और यहीं पर स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास होता है। तभी हम इसको क्या बोलते हैं? समकाल के नाम से जाना जाता है। तो मैंने यहाँ पर 4 प्रश्न आपको बताए हैं गुप्त काल से संबंधित, पहले तो आपको अलग लगे। अब देखते हैं दोस्तों कि गुप्त काल की जानकारी के स्रोत हमें कहां से प्राप्त हैं, यानी गुप्त काल के अंदर हमें ये गुप्त काल था या नहीं था, इस गुप्त काल में इतने शासक हुए या नहीं हुए, गुप्त काल का जो प्रथम शासक या संस्थापक कौन था या नहीं था, इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी के हमें अनेक स्रोत मिले हैं। तो इन स्रोतों से संबंधित हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन ये कौन कौन से आते हैं दोस्तों। तो गुप्त काल के जो हमारे अनेक स्थानों से अलग अलग स्रोत मिले हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं दोस्तों। एक मिला था हमें महरौली अभिलेख। पहला कौन सा है? महरौली अभिलेख। महरौली अभिलेख। महरौली अभिलेख से भी हमें गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो
मेहरौली अभिलेख की जानकारी, यानी मेहरौली अभिलेख कहां पर स्थित है, मेहरौली अभिलेख को किसके द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक तो मेहरौली अभिलेख है दिल्ली के पास में, दिल्ली के पास में एक स्थान है मेहरौली, मेहरौली नाम का एक गांव है, दिल्ली के पास में है, गुड़गांव और दिल्ली के मध्य स्थित है मेहरौली। और इसी मेहरौली के अंदर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार भी मेहरौली के अंदर ही लगी है। और ये कुतुब मीनार कितने मंजिल की है, यहाँ पर 5 मंजिल की है। तो हम देखते हैं कि इस गुप्त काल की जानकारी हमें पहला स्रोत मिला है कौन सा, मेहरौली अभिलेख से भी हमें इसकी जानकारी के स्रोत प्राप्त होते हैं। और ये मेहरौली अभिलेख लिखवाया था चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको भी हमें बोल सकते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा इस मेहरौली अभिलेख का निर्माण करवाया गया था। दूसरा मिलता है हमारा यहाँ पर जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें ये पता चलता है कि गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। भारत का संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, हमारा जूनागढ़ अभिलेख है। तीसरा अभिलेख के अगर हम चर्चा करें तो तीसरा अभिलेख के अंदर हम देखते हैं कि ये कौन सा अभिलेख है तीसरा, जहां से भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, विल्साड अभिलेख। विल्साड अभिलेख से भी हमें इस गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। अगर तीसरा देखें, चौथा देखते हैं, चौथा देखते हैं पूना ताम्रपत्र, पूना ताम्रपत्र। पूना ताम्रपत्र की रचयिता थी प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता। इसे पूना ताम्रपत्र की रचयिता कौन है, प्रभावती गुप्ता। और इसी पूना ताम्रपत्र से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इस गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्ता, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्ता। इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। पांचवा अभिलेख मिलता है एरन अभिलेख, एरन अभिलेख। बता दूंगा मैं कि प्रभावती गुप्ता कौन है। इसके अंदर गुप्त वंश के अंदर अगर हम ज्यादा पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि ये प्रभावती गुप्ता किसकी पत्नी थी, ये कहाँ की रहने वाली थी, और इसका पुनः ताम्रपत्र का रचयिता इसने कब किया था, इसके बारे में हम चर्चा डिटेल से करेंगे। अब देखते हैं एरन अभिलेख। एरन अभिलेख ये किसके द्वारा रचित है, भानुगुप्त के द्वारा। भानुगुप्त ने एरन अभिलेख का निर्माण करवाया था। ये एरन अभिलेख है मध्य प्रदेश के अंदर सागर जिले में, मध्य प्रदेश के अंदर सागर जिले के अंदर स्थित है। और इसी एरन अभिलेख से पहली बार भारत में लिखित रूप से सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए। सती प्रथा के प्रमाण में हमें कहां से मिलते, एरन अभिलेख से भी प्राप्त हुए थे। तो ये देखते हैं कि गुप्त काल की हमारी जानकारी में कहां से प्राप्त हो सकती है। इसके बारे में हमने यहाँ पर 4-5 आपको क्या बताए हैं, अभिलेख बताए थे। पहला अभिलेख कौन सा है, मेहरौली अभिलेख है, जिसका निर्माता कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से। ये मेहरौली दिल्ली के पास में स्थित है, ये 5 मंजिला इमारत है। दूसरा हमारा कौन सा हो गया, हमारा विल्साड अभिलेख। विल्साड अभिलेख से भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। पूना ताम्रपत्र प्रभावती के द्वारा रचित है। और इसी से हम ये बता सकते हैं कि श्रीगुप्त गुप्त वंश का क्या था, संस्थापक था। एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के प्रथम प्रमाण प्राप्त होते हैं और ये भानुगुप्त के द्वारा रचित किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों कि गुप्त काल की हमारी जानकारी प्राप्त होगी कि गुप्त काल का पहला शासक कौन हो गया, हमारा श्रीगुप्त हो गया। तो इस श्रीगुप्त के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। वैसे अगर देखें गुप्त काल के अंदर तो महत्वपूर्ण शासक होंगे, यहाँ पर 3 शासक होंगे, लेकिन एक बार हम इसकी कड़ी को देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला शासक कौन हुआ, हमारा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त पहला शासक है श्रीगुप्त। शासन काल है 275 से लेकर 300 ईस्वी। देखो
गुप्त काल का संस्थापक कौन हुआ? श्रीगुप्त। इसी श्रीगुप्त को चीनी साहित्य में क्या बोला गया है? चेली केतो के नाम से इसे जाना जाता था। तो श्रीगुप्त से संबंधित है कि तो श्रीगुप्त क्या हो गया? गुप्त वंश का संस्थापक है। दूसरी बात है, इसे चीन का जो साहित्य चीनी भाषा में इसे किस नाम से बोला गया है? चेली केतो के नाम से इसे जाना जाता था। अब श्रीगुप्त के बाद में इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तराधिकारी था कठोत्कच। शासन काल था 300 से लेकर 319। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं बनता हमारा कठोत्कच से संबंधित। एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि भारत का प्रथम शासक है जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। भारत का पहला शासक कौन है जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी? और वो महाराजा की उपाधि धारण करने वाला कौन था? कठोत्कच था। अब काफी इंपोर्टेंट शासक जो 3 नंबर का शासक आता है वो आता है इसी कठोत्कच का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त प्रथम। काफी इंपोर्टेंट शासक है, वहां पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम शासन काल है 319 से लेकर 335 ईस्वी। देखते हैं दोस्तों यहां पर गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना गया था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन हुआ हमारा? यहाँ पर श्रीगुप्त हुआ। अब देखते हैं गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ हमारा? चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरी बात देखते हैं इसी के अंदर चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कब हुआ था? 319 ईस्वी। तो इसने अपने राज्याभिषेक के समय में एक संवत प्रारंभ किया था और वो संवत कौन सा था? गुप्त संवत। तो गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ 319 ईस्वी में। देखना सर दोस्तों यहाँ पर 2 किस्म बनते हैं कि गुप्त संवत प्रारंभ करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। लेकिन सबसे पहले गुप्त संवत का उल्लेख यानी लिखवाया किसने था? तो लिखवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिसने मथुरा अभिलेख के अंदर से लिखवाया था। उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। तो इसने अपने राज्याभिषेक के समय में क्या किया था? इसने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। क्वेश्चन हमारे राजस्थान पुलिस के अंदर भी आता है और हमारे रीट में भी आता है और हमारे पटवार में भी आता है। देखो यहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण 3 संवत बताता हूं। एक आता है शक संवत, एक आता है विक्रम संवत और एक आ गया हमारा गुप्त संवत। क्वेश्चन देखना, शक संवत, शक डाउट। शक का मतलब क्या हुआ? डाउट हो रहा है तो आपको वहां पर क्या करना है? माइनस में कि उसे क्या हो रहा है? शक हो रहा है। अगर आपको शक होता है तो हमारी सोच हमारे हमेशा कैसी जाएगी? नेगेटिव जाएगी, पॉजिटिव हमारी कभी भी नहीं जाती है। तो शक के अंदर हमें क्या करना है? हमेशा माइनस करना है। कितना माइनस करना है वो देख लेते हैं कि 78 माइनस करेंगे या 57 यहां पर माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर शक के अंदर हमेशा माइनस कितना करते हैं? 78 माइनस कर दिया जाता है। अगर विक्रम संवत की बात होगी तो प्लस होगा और कितना प्लस होगा? 57 प्लस हो जाता है। शक संवत में हमेशा माइनस होगा। कितनी संख्या होगी? माइनस के 78 होगी।
अगर विक्रम संवत की बात होती है तो विक्रम संवत के अंदर प्लस के आएंगे और कितने प्लस आएंगे, यहाँ पर 57 प्लस आएंगे। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में, वर्तमान का मतलब है 2020 में, वर्तमान का मतलब क्या हो गया हमारा 2020 में, 2020 में कौन सा शक संवत है या कौन सा विक्रम संवत है। अगर शक का नाम पूछेगा तो क्या कर देंगे, हमें माइनस के 78 कर देते हैं। तो माइनस के 78 निकाल के देखो दोस्तों 2020 में से कौन सा शक संवत है, 1942। अगर विक्रम की बात होगी तो 2020 के अंदर कितने प्लस कर देंगे, 57 प्लस कर देंगे। तो वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 2077 विक्रम संवत चल रहा है। एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लिया जाता है, संख्या देकर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार क्या करता है, वो शब्द दे देता है, संख्या नहीं डालता है और उस आधार पर भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वहां से क्वेश्चन कैसे हल होता है वो देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, कब लागू किया गया। क्वेश्चन देखना, भारतीय संविधान कौन से विक्रम संवत में लागू हुआ, भारतीय संविधान कौन से विक्रम संवत में लागू हुआ। लागू शब्द है तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। अगर विक्रम संवत पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान कौन से विक्रम संवत में लागू हुआ, तो हम इसके अंदर प्लस के कितने कर देंगे, 57 प्लस के हम यहाँ पर कर देंगे। तो 2007 विक्रम संवत में। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान कब बनकर, कौन से विक्रम संवत में बनकर तैयार हुआ था, तो ये बनकर कब तैयार हुआ था, 1949 में। अब इसके अंदर कितने प्लस कर देंगे, 57 प्लस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 2006 विक्रम संवत के अंदर बनकर तैयार हुआ था। अगर लागू की बात होगी तो ये लागू कब हुआ था, 2007 के अंदर लागू किया गया था। अगर शक की बात पूछ लिया जाएगा तो शक के अंदर हम माइनस के कितने कर देंगे, माइनस के यहाँ पर 78 माइनस कर देंगे। ये हमारे विक्रम संवत और शक संवत के बारे में चर्चा हुई। अब देखते हैं कि गुप्त संवत को लागू करने वाला कौन था। तो यहाँ पर गुप्त संवत को लागू करने वाला था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा यहाँ पर इसको लागू किया गया। तीसरी बात देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर वास्तविक संस्थापक हो गया। राज्याभिषेक के समय में 319 के अंदर गुप्त संवत प्रारंभ किया। तीसरी बात, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि दान की थी। महाराजा धीराज की उपाधि दान करने वाला भी एक प्रथम शासक था। महाराजा धीराज की उपाधि दान करने वाला प्रथम शासक भी कौन हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा की उपाधि किसके द्वारा दान की गई थी, घटोत्कच के द्वारा। और महाराजा धीराज, राजाओं का भी राजा की उपाधि दान करने वाला कौन था, हमारा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा यहाँ पर उपाधि दान की गई थी। तीसरी बात अगर हम देखें यहाँ पर कि इसने एक लिच्छवी वंश की राजकुमारी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी, लिच्छवी वंश हमारा नेपाल में पड़ता है दोस्तों। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इससे प्रभावित हो गया था। और उसने सिक्कों के ऊपर एक तरफ तस्वीर होती थी किसकी, चंद्रगुप्त प्रथम की, और एक तरफ तस्वीर होती थी किसकी, कुमार देवी से। तो यहां से हमारा क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि राजा, ये कौन हो गया दोस्तों, हमारा राजा, ये हमारा कौन हो गया, रानी। तो राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाने हैं, क्योंकि गुप्त वंश से संबंधित हमारे क्वेश्चन काफी बनते हैं और क्वेश्चन भी किससे संबंधित बन जाते हैं, सिक्कों से संबंधित काफी क्वेश्चन बन जाते हैं कि गुप्त वंश के अंदर राजा रानी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन हुआ, तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। या कुमार देवी नाम के सिक्के चलाने वाला भी कौन था,
कुमार देवी नाम के सिक्के चलाने वाला कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत के अंदर गुप्त वंश के अंदर, गुप्त वंश में पहली बार सोने के सिक्के चलाने वाला भी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों। तो इन 3 शासकों के बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा की है। काफी इंपोर्टेंट शासक है, राजा है कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। देखो दोस्तों, एक तो चंद्रगुप्त प्रथम को क्या बोला गया? वास्तविक संस्थापक। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन हुआ? श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 319 ईस्वी के अंदर इसका राज्याभिषेक किया गया था। राज्याभिषेक के समय में इसने कौन सा वंश प्रारंभ किया था? गुप्त संवत इसने प्रारंभ किया था। लेकिन गुप्त वंश को पहली बार लिखने वाला कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड था। इसी वंश का एरा जिसने मथुरा अभिलेख के अंदर पहली बार उसको अंकित करवाया था। तीसरी बात, महाराजा की उपाधि दान करने वाला कौन था? कठोत्कचा। लेकिन महाराजा धीराज की उपाधि दान करने वाला कौन था? हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरी बात, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और इससे काफी प्रभावित हो गया था। इसने अपने सिक्कों के ऊपर एक तरफ अपनी तस्वीर रखता था, दूसरी तरफ किसकी तस्वीर रखी थी? कुमार देवी की इसने तस्वीर रखी थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर जरूर